नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का सीनियर सेकेंडरी भौतिकी की हिंदी लर्निंग वीडियो में श्रीदेवी क्लासेस पर जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत चुंबकीय अध्याय में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल को समझेंगे। बल की मान की गणना के साथ साथ बल की दिशा निकालने के कॉर्कस्क्रू रूल और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को जानेंगे। परीक्षा उपयोगी उदाहरणों से विषय समझ को बेहतर बनाएंगे और कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी करेंगे। शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। यदि कोई धनावेश q v वेग से किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र जिसमें फ्लक्स घनत्व b टेस्ला है गतिमान हो तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर एक बल की अनुभूति होने लगती है। इस बल का मान कण के वेग सदिश और चुंबकीय प्रेरण सदिश के सदिश गुणनफल में धनावेश q की मात्रा का गुणनफल करने से प्राप्त होता है। अगर कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण थीटा हो तो वेग और चुंबकीय प्रेरण सदिश का सदिश गुणनफल वेग, चुंबकीय प्रेरण और दोनों सदिशों के बीच के कोण का साइन थीटा गुणनफल रूप हो जाएगा और हमारे बल का मान QVB साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ n कैप बल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा बता रहा है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश की दिशा, इन दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ स्थल, यहाँ वेग और चुंबकीय प्रेरण का ये जो उभयनिष्ठ स्थल हाथ की हथेली से इस कागज पर दिखाया गया है उस तल के अभिलंब होगा और ये दिशा अभिलंब ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। इसे हम आसानी से दाहिने हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम से या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। दाहिने हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम के अनुसार एक कॉर्क में स्क्रू की अक्ष को वेग और चुंबकीय प्रेरण के इस उभयनिष्ठ तल के अभिलंब रखते हुए कॉर्क में स्क्रू को पहले वेग सदिश से दूसरे सदिश चुंबकीय प्रेरण की दिशा में जो छोटा कोण बन रहा है उस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो कॉर्क में स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा। यही दिशा वेग और चुंबकीय प्रेरण सदिश के सदिश गुणनफल के परिणामी सदिश चुंबकीय बल की दिशा होगी जो यहाँ VB तल के अभिलंब ऊपर की ओर कॉर्क में स्क्रू के गति के अनुसार प्राप्त हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक धनावेश q पर चुंबकीय बल का मान कण के वेग सदिश और चुंबकीय प्रेरण सदिश के सदिश गुणनफल में धनावेश q का गुणा करने पर प्राप्त होता है। वेग और चुंबकीय प्रेरण के सदिश गुणनफल को VB साइन थीटा लिख सकते हैं जहाँ थीटा v सदिश वेग सदिश और चुंबकीय प्रेरण सदिश के बीच का कोण है और हमारा बल का सूत्र QV क्रॉस B को हम QVB साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये जो चार परिस्थितियां हैं इन पर बल के मान का अध्ययन परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे पहली शर्त हो सकती है कि अगर कण स्थिर है, उसका वेग शून्य है, तो ऐसी स्थिति में वेग का शून्य मान पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होने पर भी आवेशित कण पर बल नहीं लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेशों पर बल उत्पन्न करता है, वो स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र स्थिर और गतिमान दोनों तरह के आवेशों पर विद्युत बल लगा सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान स्थितियों पर ही आवेशित कणों पर बल लगाता है। दूसरी स्थिति भी परीक्षा उपयोगी है। अगर कण में आवेश का मान शून्य हो, कण निरावेशित हो, तो ऐसी स्थिति में कण की गति के बावजूद भी चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल आरोपित नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र अनावेशित उदासीन कणों पर कोई भी गति की स्थितियां होने पर भी बल नहीं लगाएगा। अर्थात गामा विकिरण या न्यूट्रॉन जैसे कण जो आवेश रहित होते हैं वो अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उन पर कोई बल या त्वरण कार्य नहीं करेगा और उनकी गति अविक्षेपित बिना त्वरण के समरूप वेग से बनी रहेगी। ये तीसरी स्थिति जिसमें वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच में कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, अर्थात कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, थीटा 0 हो, या विपरीत दिशा में हो 180 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में भी साइन थीटा का मान 0 होने के कारण बल नहीं लगेगा। अर्थात कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या ठीक विपरीत दिशा में गति करता हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। वहीं अगर वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच में ये जो कोण थीटा 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान 1 के बराबर अधिकतम हो जाएगा और ऐसी स्थिति में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल अधिकतम QVB मान का हो जाएगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कण गति करते समय वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उन पर अधिकतम QVB बल लगता है और ऐसी स्थिति में कण गति करते समय एक वर्तुल पथ बनाते हैं और पूरे गति के दौरान चुंबकीय क्षेत्र उन पर अधिकतम बल QVB के बराबर आरोपित करता है।
किसी गतिमान आवेश पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच के कोण थीटा पर किस तरह की निर्भरता रखता है, उसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। हमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पहली स्थिति में एक सीधे धारावाही चालक से d दूरी बनाता हुआ चालक में धारा के ठीक विपरीत दिशा में v वेग से गतिमान है और इस पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल F उत्पन्न होता है। अगर वही इलेक्ट्रॉन चालक से वही d दूरी बनाते हुए उसी v वेग से चालक धारा के अभिलंब गति करे तो उस पर इस 2 नंबर स्थिति में बल का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दोनों स्थितियों में एक जैसा आवेश इलेक्ट्रॉन एक जैसे वेग से एक समान दूरी के साथ गति कर रहा है, लेकिन दोनों स्थितियों में कण के वेग और उन स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण की दिशा के बीच में जो कोण थीटा का मान है वो अलग अलग है। हमें समझ है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण चालक के अभिलंब तल में चालक को अक्ष बनाते हुए जो वर्ताकार लूप बनते हैं, पाश बनते हैं, उन लूप के स्पर्शजयी दिशाओं में मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियमानुसार यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीले तीर की भांति होगी और यहाँ ये तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जिसे हम क्रॉस से इंकित कर सकते हैं। और अब अगर 1 नंबर स्थिति में इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण देखें तो हमें इस सूत्र में ये जो कोण थीटा है वो धनावेश की गति के संगत वेग और चुंबकीय प्रेरण में कोण लेना होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित आवेश है तो इसकी संगत धनावेश की गति की दिशा ठीक विपरीत यहाँ इस लंबे नीले तीर के अनुरूप होगी और चुंबकीय प्रेरण और वेग के बीच में 90 डिग्री का कोण होने पर साइन थीटा का मान 1 अधिकतम होने के कारण 1 नंबर स्थिति में गतिमान इलेक्ट्रॉन पर EVB बल लगेगा। हम इस बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। अगर दिशा सूचक तर्जनी अंगुली को चुंबकीय प्रेरण की दिशा में, तल के अभिलंब अंदर की तरफ और मध्यमा को धनावेशित कण की गति की दिशा में रखा गया है तो बाएं हाथ का अंगूठा गतिमान इलेक्ट्रॉन पे चालक में धारा के दिशा में आकर्षण की स्थितियां बता रहा है और कण की गति इस तरह से चालक से आकर्षित होती हुई दूरी d को कम करती हुई बनेगी। दूसरी स्थिति में इलेक्ट्रॉन उसी वेग v से चालक से d दूरी बनाते हुए चालक धारा में ऊपर की तरफ गतिमान है और इन स्थितियों पे चालक धारा के चुंबकीय प्रेरण और वेग में 180 डिग्री का कोण होने के कारण साइन थीटा का मान 0 होने के कारण गतिमान इलेक्ट्रॉन पे कोई बल नहीं लगेगा। तो पहली स्थिति में जब आवेशित कण धारा के साथ समांतर गति कर रहा है उस पर अधिकतम बल लगेगा और दूसरी स्थिति में जब वो चालक धारा के अभिलंब गति कर रहा है तो उस पर 0 बल लगेगा, क्योंकि पहली स्थिति में B और V के बीच में कोण 90 डिग्री है जबकि दूसरी स्थिति में ये कोण 0 या 180 डिग्री होने के कारण साइन थीटा का मान 0 है। B टेस्ला के चुंबकीय प्रेरण में V मीटर पर सेकंड से गतिमान एक धनावेश Q पर लगने वाला बल वेग और चुंबकीय प्रेरण के सदिश गुणनफल में आवेश मात्रा का गुणनफल करने पर Q V क्रॉस B से ज्ञात होता है। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा n कैप दिशा होगी, n माने नॉर्मल अभिलंब और 2 सदिशों के सदिश गुणनफल के नियम के अनुसार परिणामी चुंबकीय बल सदिश वो दोनों सदिश जिनका सदिश गुणनफल किया गया है कण का वेग और चुंबकीय प्रेरण उनसे बनने वाले इस उभयनिष्ठ पीली हाईलाइट किए हुए तल के अभिलंब होगा और इसकी दिशा को हम दाहिने हाथ के कॉर्क स्क्रू नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इस हेतु एक कॉर्क में स्क्रू पेच की अक्ष को VB तल के अभिलंब रखा जाता है ताकि जांचा जा सके गतिमान आवेश पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल तल के अभिलंब बाहर ऊपर की तरफ है या अंदर नीचे की तरफ है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए पेच को कॉर्क में सदिश गुणनफल में पहला सदिश कण के वेग से दूसरे सदिश चुंबकीय प्रेरण की दिशा में छोटे कोण से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाया जाता है और पेच कॉर्क में जिस दिशा में बढ़ता है, यहाँ ये ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है, वो दिशा वेग और चुंबकीय प्रेरण के तल के अभिलंब यहाँ ऊपर की तरफ बाहर की तरफ जिसे हम डॉट से इंकित करते हैं चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात हो जाएगी। धनावेश Q पर वेग सदिश और चुंबकीय प्रेरण सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त चुंबकीय बल की दिशा कॉर्कस्क्रू नियम की बजाय हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 सदिशों के सदिश गुणनफल का परिणामी सदिश इन दोनों के उभयनिष्ठ तल के अभिलंब है, नॉर्मल है, तो हम VB तल को चिन्हित करेंगे और इस तल के अभिलंब सीधे हाथ के अंगूठे को रखकर जांचेंगे कि हमारी अंगुलियों की मुड़ने की दिशा V से B की तरफ छोटे कोण की
अनुरूप मुड़ी हुई है या नहीं है, क्योंकि यहाँ V से B पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ ये मुड़ान और अंगुलियों का मुड़ान मिलता नहीं है, तो ये जो अंगूठे की दिशा है तल के अभिलंब अंदर की तरफ, वो बल की दिशा नहीं हो सकती। और अगर हम अंगूठे को उल्टा कर देते हैं और VB तल के अभिलंब बाहर की तरफ ऊपर की तरफ रखते हैं, ये अंगुलियों का मुड़ना V से B छोटे कोण के अनुरूप है, तो ये अंगूठा तल के अभिलंब ऊपर की तरफ बल की दिशा बता रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सदिश गुणनफल की दिशा कॉर्क में पेच को घुमाकर पेच की गति की दिशा से, या फिर तल के अभिलंब अंगूठे की वो दिशा जो अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ मोड़ने से आती है, उस अनुरूप ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल अधिक व्यापक और ज्यादा सुविधाजनक भी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा पहली अंगुली तर्जनी और बीच की अंगुली मध्यमा को परस्पर लंबवत इस तरह से जैसे चित्र में दिखाया गया विन्यासित कर लेते हैं। यदि तर्जनी जो दिशा सूचक अंगुली भी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है और मध्यमा को धनावेश की गति की दिशा में वेग के अनुरूप कर लिया जावे, तो बाएं हाथ का ये जो मोटा अंगूठा है वो गतिमान आवेश पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली बल की दिशा को इंगित करेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के इन संकेतों को याद करने के लिए याद किया जाता है FMC फादर मदर चाइल्ड। F माने फोर्स चुंबकीय बल की दिशा, M माने मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय प्रेरण B की दिशा, और C माने करंट धारा या धनावेश के गति वेग की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते समय बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखते हुए सबसे पहले तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कर लिया जाता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं हो तो चुंबकीय क्षेत्र को किसी एक दिशा में मानकर तर्जनी को उस मानी हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है। और अब बाएं हाथ को कलाई, कोहनी या कंधे से इस तरह से घुमाया जा सकता है कि गतिमान आवेश पे बल या गतिमान आवेश की वेग की दिशा जो हमें दी हुई होगी, और अगर कोई एक दी हुई है तो उसके अनुरूप बल के अनुदिश अंगूठा या वेग के अनुदिश मध्यमा को रखा जाता है। और जो अंगूठा तर्जनी और मध्यमा की स्थितियां आती हैं उनसे हमें अंगूठा गतिमान आवेश पे चुंबकीय बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा गतिमान आवेश की वेग की दिशा बता देगी। तो सबसे पहले तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रख के हाथ को कलाई, कोहनी या कंधे से घुमा के अंगूठे या मध्यमा को क्रमशः बल या वेग की दिशा में लाया जाता है, और बल चुंबकीय क्षेत्र और वेग में से किन्हीं दो का संगत अंगूठा तर्जनी या मध्यमा से अनुदिशन होने पर तीसरे की स्थिति अज्ञात राशि की दिशा हमें बता देगी। ये उदाहरण हमारी विषय समझ को परीक्षा उपयोगी बना देगा। हमें दिया गया है 3 कण A, B' और C। इस तल के अभिलंब एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B जो कि यहाँ चित्र में डॉट डॉट से तल के अभिलंब ऊपर हमारी तरफ दिखाया गया है उसमें गमन कर रहे हैं। गमन के दौरान इनका पथ B का सीधा, A का एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत मुड़ने वाला और C का क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत मुड़ने वाला प्राप्त हो रहा है। हमें इन पथों के अध्ययन से इन कणों A, B' और C की आवेश ध्रुवता को बताना है। तो यहाँ कण B' सीधी रेखा पर अविक्षेपित बिना त्वरण और बल के गमन कर रहा है, तो इस पे चुंबकीय बल नहीं लगने का कारण वेग है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों के बीच में अनुदिशन θ0 और 180 न होके 90 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में बल का शून्य मान एक ही स्थिति में हो सकता है जब ये कण निरावेशित हो, उदासीन हो। तो निश्चित रूप से B' जो सीधी रेखा में अविक्षेपित चल रहा है वो एक उदासीन कण है। ये गामा विकिरण हो सकती है, न्यूट्रॉन जैसा कण भी हो सकता है। वहीं अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करें, बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखते हुए दिए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी को इंकित कर लें और कलाई कोहनी से घुमाते हुए मध्यमा को धनावेश की गति की दिशा में ले जाएं, तो ये जो अंगूठा है जो इस कण की गति में दाईं तरफ चुंबकीय बल की उपस्थिति बता रहा है, और उस तरह के बल से कण वामाव्रत वर्तुल पथ C को प्राप्त कर लेगा। तो निश्चित रूप से C एक धनावेशित कण है जिस पर तर्जनी की दिशा में तल के अभिलंब बाहर ऊपर की तरफ वाले चुंबकीय क्षेत्र में मध्यमा की दिशा में गति करते समय अंगूठे की दिशा में बल लग रहा है, और निश्चित रूप से C से विपरीत दिशा में जिस A कण पर बल लग रहा है वो धन की बजाय ऋणावेशित है। तो यहाँ B' उदासीन, C धनावेशित और A ऋणावेशित कण है। ये अगर अल्फा बीटा गामा होते तो गामा B' होता, अल्फा धनावेशित C होता
और बीटा ऋण आवेशित A कण हो सकता था। एक धनावेशित कण का द्रव्यमान m और आवेश स्मॉल q है और ये कण गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में संयुक्त प्रभाव में v वेग से एक सीधी क्षैतिज रेखा पर गतिमान है। कण के वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह एक समान मान और दिशा रखता हुआ समरूप b टेस्ला का है। हमें कण की अविक्षेपित समान वेग v से गति के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। तो इस कण पे द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण का बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगेगा और कण क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कोण बनाता हुआ सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, कण पर कोई त्वरण या बल नहीं है, तो निश्चित है चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक बराबर और विपरीत ऊपर की तरफ लगेगा। और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और कण के वेग में 90 डिग्री का कोण है तो आवेश q पर v वेग से b चुंबकीय प्रेरण में लगने वाला अधिकतम बल qvb गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर है। और इस बराबर के समीकरण से चुंबकीय प्रेरण का मान mg बटा qv हमें ज्ञात हो गया है, जहां m कण का द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है और q कण का आवेश और v कण का क्षैतिज नियत वेग है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कण के वेग के अभिलंब है तो वो तल में अंदर या बाहर किस दिशा में उसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत लेते हुए मध्यमा को कण की वेग की दिशा में रखा और जब अंगूठा चुंबकीय बल ऊपर की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत रखा गया तो ये तर्जनी की दिशा ने तल के अभिलंब ऊपर बाहर की तरफ हमारी तरफ डॉट से प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे देनी है। ये उदाहरण हमारी विषय समझ को ज्यादा बेहतर और सभी प्रकार की उलझनों को दूर कर देने वाला साबित होगा। हमें दिया गया है कि दो स्थायी चुंबकीय ध्रुव N और S यहाँ N से S की दिशा में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं और तीन कण A, B और C इस चुंबकीय क्षेत्र में इस तल के अभिलंब अंदर की तरफ, जिसे क्रॉस से दिखाया गया है, A की गति है और B की गति तल के अभिलंब बाहर की तरफ हमारी तरफ, जैसे डॉट से दिखाया गया है, उस दिशा में गतिमान है। और C कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि A और B कणों पर बल FA और FB यहाँ चित्रानुसार नीले तीर से प्रदर्शित है और C कण पे अगर बल नहीं लग रहा है तो हमें इन तीनों कण A, B, C की आवेश ध्रुवता ज्ञात करनी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का इस्तेमाल करने के लिए बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को चित्रानुसार परस्पर लंबवत कर लिया जाएगा और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें दी हुई है N पोल से S पोल की तरफ, उस दिशा में बाएं हाथ की तर्जनी को रख लिया जाएगा। अब कलाई, कोहनी या कंधे से हाथ को इस तरह से घुमाया जाएगा कि हमारा अंगूठा बल की दिशाओं में आ जाए और धनावेश पे लगने वाला बल अगर अंगूठे के साथ अनुदिश हो गया तो निश्चित रूप से मध्यमा धनावेश की गति की दिशा बता रही है और मध्यमा की ये दिशा इस तल के अभिलंब हमारी तरफ डॉट इस कण B की गति की दिशा के साथ मेल कर रही है। तो निश्चित रूप से ये कण B धन प्रकृति का है। कण A पे चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा अंगूठे से मिलान कर रही है और गति की दिशा हमारी मध्यमा की दिशा से उल्टी स्पष्ट बता रही है कि कण A ऋण प्रकृति का है। कण C पे गति के दौरान बल नहीं होने का कारण वेग और चुंबकीय क्षेत्र का एक ही दिशा में दोनों के बीच में कोण थीटा का 0 होना और साइन थीटा का मान 0 होना है। और ऐसी स्थिति में कण C पर 0 बल होना भी ये साबित नहीं करता कि कण उदासीन है। इस कण की धन, ऋण या उदासीन कोई भी आवेश प्रकृति हो सकती है। वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण बल का मान 0 रहेगा। तो कण C की आवेश प्रकृति का निर्धारण अनिश्चित हो गया है। गणितीय सदिश गुणनफल विधि से वेग सदिश और चुंबकीय प्रेरण सदिश के सदिश गुणनफल से हम गतिमान आवेश पे चुंबकीय बल की गणनाएं कर सकते हैं और इसके लिए हम त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें x, y और z परस्पर अभिलंब 3 अक्ष हैं। इसमें x की धनात्मक दिशा में एकांक सदिश को i कैप, y अक्ष के अनुदिश धनात्मक दिशा में एकांक सदिश को j कैप और z की धनात्मक दिशा में एकांक सदिश को k कैप के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जब हम एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं और अगर दोनों एकांक सदिश एक ही तरह के हों, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप का जे कैप के साथ सदिश गुणनफल या के कैप का के कैप के साथ सदिश गुणनफल, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके मान जो एकांक है और दोनों के बीच में कोण जो 0 डिग्री है उसके साइन थीटा के अनुसार होता है। और एक ही दिशा के दो सदिशों में कोण 0 होने के कारण, साइन थीटा का मान 0 होने के कारण ये सदिश गुणनफल के हल 0 हमें ज्ञात हो जाएंगे। और इसी तरह से जब दो एकांक सदिश परस्पर लंबवत
लंबवत होते हैं उनके बीच में कोण 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 का मान अधिकतम 1 के बराबर होने पर दो सदिशों के सदिश गुणनफल का मान तो एक इकाई है और उसकी दिशा इन दोनों सदिश जिनका सदिश गुणनफल किया गया है उसके तल से लंबवत दिशा में होगी, और आई जो एक्स अक्ष के अनुदिश है, जे जो वाई अक्ष के अनुदिश है, उसके लंबवत एक्स वाई तल के लंबवत जेड दिशा में ये दिशा प्लस के होगी या माइनस के होगी, उसे ज्ञात करने के लिए हम सीधे हाथ का कॉर्कस्क्रू नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्कस्क्रू नियम के अनुसार आई कैप और जे कैप सदिशों का सदिश गुणनफल उस तल जिस पे आई और जे दोनों स्थित हैं, एक्स वाई तल, उसके अभिलंब होगा, जेड के अनुदिश होगा। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिणामी सदिश दिशा ज्ञात करने के लिए इन दोनों सदिशों के तल के अभिलंब कॉर्क में स्क्रू की अक्ष रखते हुए कॉर्क में स्क्रू को पहले सदिश आई कैप से दूसरे सदिश जे कैप की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर कॉर्क में स्क्रू ऊपर की तरफ निकलता है और ये ऊपर की तरफ दिशा जेड दिशा की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस के डायरेक्शन है। इसी तरह से जे और के क्रॉस गुणनफल की दिशा वाई जेड तल के अभिलंब प्लस एक्स दिशा में प्लस आई कैप हो जाएगी और के और आई कैप सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा प्लस जे दिशा हो जाएगी। दो परस्पर लंबवत दिशाओं के एकांक सदिश का सदिश गुणनफल तीसरा एकांक सदिश है जो उन दोनों के उभयनिष्ठ तल से लंबवत दिशा में है। अब आई और जे के सदिश गुणनफल का परिणामी सदिश प्लस के है या माइनस के दिशा में है, वो निर्भर करेगा कि इस सदिश गुणनफल में क्रमवार पहले कौन सा सदिश है और बाद में कौन सा सदिश है। अगर हम सीधे हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम से आई क्रॉस जे निकालते हैं और स्क्रू को कॉर्क में आई से जे घुमाते हैं, वो ऊपर की दिशा में जाता है, तो हमारी ऊपर की दिशा में धनात्मक जेड की दिशा के प्लस के दिशा में परिणामी सदिश आएगा। और अगर उसी स्क्रू को कॉर्क में जे से आई की तरफ घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, तो वो अंदर की तरफ जाता है और दिशा जेड की ऋणात्मक दिशा में माइनस के एकांक सदिश परिणामी सदिश देगा। इसे हम बहुत सहजता से याद कर सकते हैं। अगर आई जे के जो क्रमशः एक्स वाई और जेड दिशा में एकांक सदिश हैं, उन्हें एक चक्रीय क्रम में घड़ी के अनुदिश चक्र में दिखाएं तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम में आगे आने वाला पॉजिटिव एकांक सदिश होगा, अर्थात आई और जे का सदिश गुणनफल प्लस के होगा, जे और के का सदिश गुणनफल तीसरा सदिश प्लस आई होगा और के और आई का सदिश गुणनफल साइक्लिक क्रम में अगला सदिश जे हो जाएगा। अब अगर यही क्रम उल्टा हो जाए, आई क्रॉस जे के बजाय हम जे क्रॉस आई निकालें, तो तीनों सदिशों को घड़ी से विपरीत क्रम में अगर सदिश गुणनफल किया जा रहा है तो जे और आई के घड़ी से विपरीत दिशा में क्रम के साथ सदिश गुणनफल तीसरा सदिश होगा, लेकिन वो ऋण चिन्ह के साथ होगा। तो घड़ी के विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हुए सदिशों का गुणा आई क्रॉस के माइनस जे है, के क्रॉस जे माइनस आई है। इसे हम याद कर सकते हैं। घड़ी की दिशा में चक्रण करते हुए सदिश गुणनफल धनात्मक तीसरा एकांक सदिश देंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण के साथ सदिश गुणनफल किया जाएगा तो तीसरा एकांक सदिश ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। इसे हम सीधे हाथ के कॉर्कस्क्रू रूल से जे क्रॉस के साथ चेक कर सकते हैं। जे क्रॉस के में स्क्रू की अक्ष को जे और वाई और जेड तल के अभिलंब रखते हुए एक्स अक्ष के अनुदिश रखते हुए जे से के की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये प्लस एक्स दिशा में प्लस आई कैप रिजल्ट्स देगा। इस उदाहरण से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल की गणना गणितीय सदिश गुणनफल से वेग सदिश और चुंबकीय प्रेरण सदिश के सदिश गुणनफल से निकालना हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमें दिया गया है कि एक 3i + 2.5 जे टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक अल्फा कण जिस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश है वो 4 × 10⁴ मीटर/सेकंड वेग से आई दिशा में धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है। तो इस गतिमान आवेशित कण पे इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। हमें पता है कि एक गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल आवेश मान के साथ कण के वेग और चुंबकीय प्रेरण के सदिश गुणनफल का गुणा करने से आएगा। कण अल्फा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। कण के वेग की जगह हम 4 × 10⁴ मीटर/सेकंड आई कैप डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं और चुंबकीय प्रेरण की जगह हमने टेस्ला में 3i + 2.5 जे जो हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया है उसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों वेग और चुंबकीय प्रेरण सदिश का सदिश गुणनफल निकालने से पहले हमने जो संख्यात्मक मान थे 2 का 1.6 से गुणा 3.2 साथ में 10⁻−19 और 4 × 10⁴ संख्यात्मक रूप से साधारण गुणा में आ गए हैं और ये सदिश गुणनफल आई का 3i से सदिश गुणनफल हो गया है जो 3
आई कैप और आई कैप का सदिश गुणनफल हो गया है। वहीं ये जो दूसरा गुणनफल है आई कैप का 2.5 जे कैप के साथ, वो हो गया है 2.5 आई कैप का जे कैप के साथ सदिश गुणनफल। दोनों आई कैप और आई कैप सदिश एक ही दिशा में होने के कारण, कोण शून्य होने के कारण ये सदिश गुणनफल शून्य हो जाएगा। वहीं आई और जे के सदिश गुणनफल की मान 1 इकाई और दिशा के कैप होगी, और यहाँ 3.2 को 4 से गुणा किया तो ये 12.8 है। 10 की घात -19, 10 की घात +4 के साथ 10 की घात -15 हो गई है। और इसको जब हम 2.5 से गुणा करेंगे तो 12.8 32 हो जाएगा, और हमारा उत्तर 32 गुणा 10 की घात -15 MKS न्यूटन इकाई में चुंबकीय बल का मान Z दिशा के अनुदिश के कैप दिशा में हमें प्राप्त हो गया है। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक हिंदी वीडियो की मदद से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बल का मान QVB sin थीटा और दिशा V और B के तल के अभिलंब कॉर्कस्क्रू रूल या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालना भी सीख गए होंगे, और परीक्षाओं में जो सभी तरह के परीक्षा प्रारूप हो सकते हैं, संख्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं, उन्हें भी हल करना जान गए हैं। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी है, जिन्हें आप अपने अध्ययन के साथ अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेज और स्टडी नोट्स की आवश्यकता हो तो चैनल की मेंबरशिप नीचे ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।